धौलपुर नाम के एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन एक बहुत ही मेहनती किसान था। वह अपने खेतों में तरबूज की खेती किया करता था। अपने उगाए गए तरबूजों को मोहन मंडी में नहीं बेचता था, बल्कि अपनी बैलगाड़ी में भरकर गांव-गांव जाकर बेचता था। एक बार एक आदमी मोहन के पास आया जो किसी दूसरे गांव से आया हुआ था, और वह मोहन से कहने लगा, अरे भैया, भाई साहब, नमस्कार नमस्कार। मैं पास के ही गांव से आपके पास आया हूँ। मुझे मेरे सेठ जी ने तो आपके पास भेजा है। अरे क्या है ना, मेरे मालिक मंडी में फलों का व्यापार करते हैं। अरे भैया, ये मान के चलो, मंडी में बहुत बड़ी दुकान है हमारे मालिक की, जिसमें वह तरबूज का व्यापार करते हैं। और मेरे मालिक को मंडी में बेचने के लिए चाहिए होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में तरबूज। और क्योंकि तुम तरबूज की खेती तो करते ही हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अगर तुम्हें अपने खेत के तरबूज बेचने हैं तो भैया, मैं उन तरबूजों की अच्छी कीमत दिलवा दूंगा। बोलो भैया। आपने बहुत बढ़िया बताया, लेकिन माफ करिएगा भैया, मैं जो तरबूज अपने खेत में लगाता हूँ, मैं उन्हें खुद ही बेचता हूँ मंडी में। मंडी के दलालों को मैं अपना माल नहीं बेचता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे अरे भैया, तुम क्या कह रहे हो? अरे आसपास के गांव के सभी लोग मेरे मालिक को ही अपना माल बेचते हैं। और फिर भैया, ये जगह जगह गांव गांव घूमकर अपना माल बेचने से अच्छा है कि उन्हें एक ही जगह पर अच्छी कीमत में बेच दिया जाए। क्यों, सही कहा ना? और तुम भी अगर मेरे मालिक को सारे तरबूज बेच दोगे तो तुम्हारी भी मेहनत कम लगेगी और पैसा भी अच्छा मिल जाएगा। फिर जाकर अपने नए तरबूज उगाओ ना। अरे तरबूज बेचने में क्यों समय लगा रहे हो भाई? तरबूज उगाने में समय लगाओ, उगाने में, समझे? देखो भाई, मैं एक किसान हूँ और कड़ी मेहनत करना मेरे लिए कोई नया काम नहीं है। साथ ही साथ पैसा कमाने का लालच भी मुझ में नहीं है, बल्कि लोगों को तरबूज कम दामों में बेचना ही मेरा उद्देश्य है। और भैया, मैं इसी से संतुष्ट हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं अपने तरबूज मंडी में ना बेचकर सीधे लोगों को बेचूं। अब चाहे उसमें मुझे मुनाफा कम ही क्यों ना हो। हाँ, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। मुझे मुनाफे और पैसे का बहुत लालच नहीं है। और वैसे भी मंडी में जो माल बिकता है वह आम लोगों तक पहुँचते पहुँचते बहुत महंगा हो जाता है। इसीलिए मैं अपना माल मंडी में नहीं बेचूंगा। हमें माफ करिएगा भैया। मुझे लगता है कि अब तुम मेरी बात समझ जाओगे और तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, है ना? ठीक है भैया, नमस्कार। मोहन के समझाने के बाद वह आदमी यह बात समझ गया कि यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है। वह आदमी वहाँ से चला गया। हमेशा की तरह मोहन अपने सारे तरबूज बैलगाड़ी में लादकर उन्हें बेचने के लिए निकल पड़ा। काफी देर बाद वह उदयगिरी नाम के एक गांव में पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत अंधेरा हो चुका था। अरे शाम ढल गई है और अंधेरा भी हो गया है। इतनी दूर चलते चलते मैं भी थक गया हूँ और हमारी ये दो प्यारे बैल भी। ऐसा करता हूँ कि आज रात यहीं गुजार लेता हूँ। यह ठीक रहेगा। यह सोचते सोचते जब मोहन एक बड़े से घर के सामने से गुजरा तो उस घर के बाहर खड़े हुए एक आदमी ने मोहन को आवाज लगाई। ओ भाई, अरे कौन हो तुम? अरे भैया, हमारे गांव के तो नहीं लगते। मोहन ने देखा कि पहनावे से वो बहुत ही अमीर मालूम पड़ता था। नमस्ते नमस्ते भाई साहब, क्या है? मेरा नाम मोहन है और मैं धौलपुर गांव का हूँ। यह तरबूज बेचने के लिए मैं मलकपुर गांव की तरफ जा रहा हूँ। अब क्या बताएं भैया,
सुबह से गाड़ी खींचते खींचते मेरे बैल थक चुके हैं और मैं उनको चलाते चलाते थक गया। इसीलिए आज रात को यहीं कहीं आसपास रुककर सुबह तक निकलने का इरादा है। तो थोड़ा आप मदद कर दीजिए और बता दीजिए कि इस गांव में रात को ठहरने के लिए क्या कोई जगह मिल जाएगी? सब मिलेगी, उसके लिए इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अरे तुम कहीं और क्यों जाओगे? मेरा इतना बड़ा घर है, तुम आज रात इसी घर में रुक जाओ। बस इतना कहते ही मोहन ने अपनी बैलगाड़ी को एक तरफ लगा दिया। वह आदमी जिसके घर में मोहन रुका था उसका नाम था गजेंद्र राव। खाना खाने के बाद गजेंद्र राव मोहन से बातचीत करने लगा। हाँ, इतनी बड़ी हवेली, अरे बाप रे हुजूर, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अरे आप जैसे दयालु लोग आज भी इस धरती पर हैं, इसीलिए हम जैसे गरीब लोग जी रहे हैं, वरना आज रात इस गांव में न जाने मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ती। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? देखो मोहन, एक इंसान ही दूसरे इंसान की मदद करता है। अरे देखने में तो तुम बहुत मेहनती किसान लगते हो। अब मेरा यह कर्तव्य है कि मैं तुम जैसे आदमी की सहायता करूं। अच्छा सुनो, एक बात तो बताओ, ये सभी तरबूज तुम्हारे खेत के हैं या किसी व्यापारी से लेकर बेचने के लिए निकले हो? ये तरबूज अरे नहीं नहीं साहब, ये तो हमारे अपने ही खेत की फसल है। व्यापारी से खरीद कर बेचूं, इतना बड़ा आदमी तो मैं नहीं हूँ। इसके बाद दोनों में काफी देर तक बातचीत होती रही। मोहन ने उसे बताया कि वह अपने खेत के तरबूज सीधे ग्राहकों को बेचने में विश्वास रखता है। यह सुनकर गजेंद्र राव ने कहा, आज के समय में तो मंडी के दलाल किसानों से कम दामों में माल खरीदते हैं और फिर उन्हें जमा करके ऊंची कीमतों पर ग्राहकों को बेच देते हैं। बड़े चालाक हो गए हैं ससुरे, इसीलिए लोगों को महंगे दामों पर सामान खरीदना पड़ता है। अरे मुझे तो लगता है कि मंडी के लोगों का यह काम उचित नहीं है। हाँ, लेकिन बेचारे आम लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा साहब। अरे आजकल तो यही सब कुछ हो रहा है और ऐसा ना हो, इसीलिए तो मैं अपने खेत के तरबूज सीधे ग्राहकों को कम कीमत पर बेचता हूँ। हाँ, मैं समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर पा रहा हूँ। यह अच्छा लगता है ऐसा करके। हाँ सच में मोहन भाई, तुम्हारे विचार बहुत ही उच्चतम हैं। अगर सभी लोग तुम्हारे जैसे सोचने लगे तो सबका भला हो जाए। अच्छा सुनो, अब काफी रात हो गई है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। और फिर गजेंद्र राव अपने घर के एक कमरे में चारपाई बिछाकर मोहन के सोने का इंतजाम कर देता है और खुद अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। अपनी चारपाई पे लेटने के बाद मोहन गजेंद्र राव के बारे में सोचने लगा। हाँ, ये तो बहुत ही भले इंसान है। इसने मुझ जैसे गरीब किसान को अपने घर में आश्रय दिया। सचमुच इतना धनी होने के बावजूद इसमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। इसका मन सचमुच बहुत ही निर्मल है। बहुत बढ़िया, ऐसे इंसान भला आजकल की दुनिया में कहाँ मिलते हैं। यह सोचते सोचते मोहन सो गया और फिर जब वह सुबह उठा, अच्छा लग रहा है। अब इस घर के मालिक गजेंद्र राव ने अपने घर में आसरा देकर मेरी बहुत सहायता की है, तो क्यों ना एक काम किया जाए। हाँ, इसके बदले उन्हें कुछ तरबूज उपहार में दे देता हूँ। यह सोचकर मोहन जब तरबूज के ढेर के पास पहुंचा तो यह देखकर वह हैरान रह गया कि तरबूज का ढेर आधा ही रह गया था। तुरंत घर के मालिक गजेंद्र राव के पास गया और उनसे कहने लगा, अरे 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 साहब,
मैंने रात को आपके आंगन में जो तरबूज का ढेर लगाया था, अरे उसमें से आधे तरबूज गायब हैं। अरे क्या हो गया? क्या क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? उसकी बात सुनकर गजेंद्र राव को गुस्सा आ गया और वह कहने लगा, राम 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 राम, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम जैसे आदमी को अपने यहाँ पर आसरा दे दिया। एक तो मेरे घर में रहे, ऊपर से मुझ पर ही चोरी का इल्जाम भी लगा रहे हो। अरे भाई, तुमने पहले मेरा विश्वास जीता और फिर मेरे साथ विश्वासघात किया। अरे मैं तो तुम्हें एक बहुत भला इंसान समझ रहा था, लेकिन तुम तो बहुत ही चालबाज और धोखेबाज इंसान निकले। मेरे सो जाने के बाद तुमने मेरे तरबूज चुरा लिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कि नहीं? जिस थाली में खाया उसी में छेद करते हो। मैंने तुम्हारी सहायता की और तुम मुझ पर ही झूठा आरोप लगा रहे हो। असल में गलती मेरी है जो मैंने तुम जैसे आदमी को अपने घर में आसरा दिया और बेवजह ही मुसीबत मोल ले ली। गजेंद्र राव की बात सुनकर मोहन को और भी अधिक गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, वाह वाह वाह, एक तो तुमने चोरी की है, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हो। ए, झूठ मत बोलो, चुपचाप मेरे तरबूज मुझे लौटा दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा, तो तुम मुझे धमका रहे हो? ए, चुपचाप ससुर के नाती यहाँ से सराफत से निकल जा, वरना अपने आदमियों को बुलवा कर तुझे धक्के मार के यहाँ से निकलवा दूंगा। बहुत देर से तेरी बकवास सुन रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं सुनूंगा। बेईमान कहीं का, चल निकल। गजेंद्र राव के धमकाने पर मोहन मन ही मन सोचने लगता है, अब इससे तो बात करना ही बेकार है। मोहन अपने बाकी तरबूजों के साथ गजेंद्र राव के घर से निकल गया और वह सीधा मुखिया के पास पहुंचा। मोहन ने मुखिया जी को गजेंद्र राव के यहाँ की पूरी घटना विस्तार पूर्वक बताई। सारी बातें सुनकर मुखिया कहने लगे, अगर सचमुच तुम्हारे तरबूज गजेंद्र राव ने चुराए हैं तो मैं अवश्य उन्हें वापस दिलवा दूंगा। लेकिन यह बताओ, तुम तो कह रहे थे वह बहुत ही अमीर आदमी है, तो फिर एक अमीर आदमी भला ऐसा काम क्यों करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और ने तुम्हारे तरबूज चुराए हों? अरे नहीं मुखिया जी, मुझे पक्का विश्वास है कि यह काम उसी आदमी का है। ठीक है, तो उससे बात करने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। मुखिया ने उसी समय गजेंद्र राव को बुलवाया। जब गजेंद्र राव पहुंचा तो मोहन को वहां देखकर वह तिलमिला उठा। अरे मुखिया जी, मैं एकदम निर्दोष हूँ। इस किसान को मैंने देखिए रात को अपने घर में रुकने के लिए आसरा दिया। अरे मेहमान समझ के मैंने कहा रुक जाओ भैया, ठीक है। रात में बेचारा थका था, इसके बैल थक गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, और यह निकला एहसान फरामोश कि मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। अरे भला मैं इसके तरबूज क्यों चुराने लगा? मेरे तो खुद के खेत में अच्छे अच्छे तरबूज उगे हुए हैं, तो भला मैं इसके तरबूज क्यों चुराऊंगा? अरे मेरे कौन सा कमी पड़ रही है? लेकिन यह ऐसा आरोप मुझ पर क्यों लगा रहा है, यह मुझे समझ नहीं आ रहा। आप इससे पूछिए जरा। मुझे तो पता है कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन चोरी तुम्हारे ही घर में हुई है। तुमने यह चोरी नहीं की है, यह बात तो तुम्हें ही साबित करनी होगी। इसीलिए तुम्हारे खेत में जो तरबूज उगे हैं, उनमें से एक तरबूज तुम यहाँ पर लेकर आओ। यह सुनते ही गजेंद्र राव अपने खेत से तरबूज लेने के लिए चला गया। उसके जाने के बाद मुखिया ने एक बार फिर से मोहन से पूरे मामले की जांच करी। गजेंद्र राव अपने खेत से तरबूज लेकर लौट आया। मुखिया ने मोहन की बैलगाड़ी से भी एक तरबूज मंगवाया और फिर दोनों तरबूजों को साथ में रख दिया। मुखिया के अलावा वहां पर गांव के कुछ और लोग भी मौजूद थे। मुखिया ने वहीं पर मौजूद
एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओ रंजीत, इसका नाम रंजीत है और यह तरह तरह के फलों का अच्छा पारखी है। फलों की गुणवत्ता के बारे में यह बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर बुलवाया है ताकि यह दोनों तरबूजों की अच्छे से जांच पड़ताल कर सके। रंजीत दोनों ही तरबूजों को बड़े ही गौर से देखने लगा और कहने लगा, ठीक है, ठीक है, यह भी ठीक है, इसकी बनावट भी ठीक है, इसका जो ऊपरी हिस्सा, नीचे का हिस्सा ठीक है। देखिए, मैं साफ साफ बताऊं तो देखने में तो कोई फर्क नजर नहीं आता है, इसीलिए इनके स्वाद को चख कर देखना होगा। मुखिया के कहने पर रंजीत ने एक चाकू से गजेंद्र राव का लाया तरबूज काटा। जैसे ही उसने तरबूज खाया, उसे तुरंत ही जैसे दौरा पड़ने लगा। वह हाथ पैर मारने लगा। तभी मुखिया ने एक दूसरे आदमी से कहा, अरे 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 रंजीत को क्या हो गया? ये तो अच्छा भला यहाँ पर आया था, पता नहीं क्या हो गया, कहीं मर न जाए, तुरंत इसको इलाज के लिए अस्पताल ले जाओ। अरे 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 भाई, अवश्य इस तरबूज में जहर था, इसीलिए तरबूज को खाते ही इसकी यह हालत हो गई है। अरे भाई, ये सब क्या मामला है? तुमने अपने खेतों में जहरीला तरबूज लगाया है क्या? अरे तुम लोगों को जान से मारना चाहते हो? कुछ दिन पहले भी मैंने ऐसा ही एक मामला सुना था जिसमें जहरीला तरबूज खाने से किसी की मौत हो गई थी। मुझे तो लगता है कि वो तरबूज भी तुमने ही दिया होगा। अगर रंजीत को कुछ हो गया तो याद रखना, उसकी मौत की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब तो तुम्हारे ऊपर चोरी के साथ साथ हत्या का भी मामला जुड़ गया है। अब तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। यह सुनते ही गजेंद्र राव डर गया। वह मुखिया को घर के अंदर एक एकांत जगह पर लेकर गया और उनसे कहने लगा, अरे मुखिया जी, थोड़ा इधर तो सुनिए मुखिया जी, इधर आइए ना थोड़ा। अब देखिए, ऐसा है कि मुझे माफ कर दीजिए, वह तरबूज मेरे खेत का नहीं है, बल्कि यह तो उस किसान मोहन का ही तरबूज है। अरे उसके ही तरबूज जहरीले हैं। अगर यह बात मुझे पता होती तो मैं उसके तरबूज चुराता ही नहीं। देखिए, अगर आप इस अपराध का दंड देना चाहते हैं तो उस मोहन को दीजिए ना, क्योंकि यह तरबूज उसी के हैं। हाँ, अगर आप मुझे समस्या से बचा लेंगे, देखिए मैं आपको माला माल कर दूंगा। हाँ, अरे बहुत धन दूंगा मैं आपको, सोच के देखिए एक बार। यह सुनकर मुखिया को क्रोध आ गया और वो कहने लगे, वाह वाह वाह, मुझे माला माल करोगे? अरे एक तो तुमने खुद चोरी का अपराध किया है, ऊपर से मुझे रिश्वत देकर इसमें शामिल करना चाहते हो, और उस बेचारे मोहन को बलि का बकरा बनाना चाहते हो क्या? मुझे तो पक्का यकीन हो गया है कि इससे पहले भी तुमने कई अपराध किए होंगे। तुम्हें क्या लगता है कि हर आदमी तुम्हारे जैसा लालची होता है? तुमने मुझे भी एक लालची इंसान समझा जो रिश्वत का पैसा हजम कर जाऊं। तुम्हें मालूम है कि मुझे रिश्वत देना भी एक अपराध है। अगर तुमने अपना अपराध मान लिया होता तो ज्यादा बेहतर होता। अब तुमने 3 अपराध कर दिए हैं, जान लेने का, चोरी का और मुझे रिश्वत देने का। तभी वहाँ पर मोहन और रंजीत पहुँचे। उनको देखकर गजेंद्र राव चौंक गया और कहने लगा, अरे 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 अरे, इधर देखो भैया, देखो तो जरा, रंजीत तो एकदम ठीक है। अरे उसे तो कुछ नहीं हुआ, वह एकदम सही सलामत है। लेकिन अगर उसे कुछ हो भी गया होता तो उसमें भी भैया मेरा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि यह तरबूज मेरा था ही नहीं। वो तरबूज तो मैंने इस किसान मोहन का चुराया था। अब क्योंकि वह तरबूज मेरा नहीं था, इसलिए अब मुझ पर किसी की हत्या
या हत्या करने का अपराध नहीं बन सकता। गजेंद्र राव, अब तो तुमने ही अपनी चोरी का अपराध खुद ही स्वीकार कर लिया। तुम अपना अपराध अपने मुंह से स्वीकार कर लो, इसीलिए हम सब ने मिलकर यह नाटक किया था। असल में रंजीत कोई फलों का ज्ञाता नहीं है। देखो, मोहन के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था, इसीलिए यह सारा जाल बिछाया गया। अरे रंजीत ने तो तरबूज खाकर बेहोश होने का सिर्फ नाटक किया था। अरे बात तो असल में यह है कि कुछ दिन पहले तुमने जिस आदमी को मोहन के पास तरबूज खरीदने के लिए भेजा था, उस रात मोहन ने उस आदमी को तुम्हारे ही घर पर काम करते हुए देख लिया था। अब तो मामला बिल्कुल साफ हो गया। मोहन ने हमें पहले ही बता दिया था कि तुमने एक आदमी को पहले से ही इसके घर पर तरबूज खरीदने के लिए भेजा था। मोहन ने तुम्हारे भेजे हुए आदमी को तरबूज नहीं बेचे, इसीलिए तुमने इसे अपने घर के सामने रोककर अपने घर में रुकने की जगह दी और इसके आधे तरबूज चुरा लिए। अरे तुम्हारे जैसे मंडी के दलाल ऐसा नीच काम करेंगे? छी, मैंने सोचा भी नहीं था। भाई गजेंद्र राव, मुझे तो तुम जैसे लोगों की सहायता नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसे घटिया दलालों की वजह से ही मंडी में किसानों का नुकसान होता है। माफ करना भैया, गलती हो गई जो तुम्हारे यहाँ आ गया मैं। जब गांव के बाकी किसानों को मोहन के साथ हुई इस घटना के बारे में पता चला तो मुखिया और मोहन की सूझबूझ और बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे और इसके बाद मोहन अपने सारे तरबूज लेकर आगे बढ़ गया। उसने अपने सारे तरबूज उचित दामों पर बेचे और वह वापस अपने गांव लौट गया।